नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो इग्नू का BILI 227 पेपर नंबर का है, जिसे डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग कहते हैं, जिसका यूनिट 3 करेंगे, इंट्रोडक्शन टू 3 समरीज एंड स्टेप्स इन क्लासीफाइंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके पहले 2 वीडियोस 2 यूनिट्स पे मैं अपलोड कर चुका हूँ और ये तीसरा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें क्लासिफिकेशन के बारे में बताया जाए, कैसे तीनों समरीज का स्टेप्स का क्या फॉलो करते हैं। ठीक है, तो DDC एक क्लासिफिकेशन है, जैसा आप लोग जानते हैं, और क्लासिफिकेशन है जिसे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में विभाजित किया गया है और हर एक भाग को अलग अलग तरीके से अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग हम आज देखते हैं। पहले क्या होता है, जो DDC है इसके पहले 10 मेन क्लासेज हैं फर्स्ट समरी में, सेकंड समरी में उसके 100 सब डिविजन्स हैं और थर्ड समरी में जो है इसका 100 1000 सेक्शंस है। ठीक है, तो ये 10 × 10 × 10 का मेथड फॉलो करता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले DDC के बारे में। DDC एक क्लासिफिकेशन समरी है जिसे मेजर एरियाज में डिवाइड किया गया है और हर एक भाग का एक स्पेशल हायरार्ची फॉलो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे सोशल साइंस का। सोशल साइंस एक कॉन्सेप्ट है जो मेन क्लास हो गया। सिंपल सा देखिए, सोशल साइंस मेन क्लास हो गया। 3 समरी जो क्लासिफिकेशन उसको देख लीजिएगा। सोशल साइंस जो है मेन क्लास हो गया, इसका सब सेक्शन यानी जो सेकंड समरी था वो इकोनॉमिक्स हो गया और एक थर्ड सेक्शन जो हो गया, क्या हो गया, ये फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स हो गया। ये 10 × 10 के भाग में डिवाइड होता चला जाता है। फर्दर फाइनेंस को हम लोग बैंकिंग में, बैंक एंड बैंकिंग में, फिर सेंट्रल बैंक्स में या रीजनल बैंक्स में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने को क्या बताया, मैंने 3 मेजर समरी है। पहला मेन क्लास, पहला 10 मेन क्लास, जैसे यहाँ पे सोशल साइंस हो गया। उसके बाद 100 डिविजन्स में इकोनॉमिक्स हो गया और 1000 सेक्शंस में फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स हो गया, बैंकिंग हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया। आगे क्लासिफिकेशन होती चली जाएंगी। तो इसके बारे में आपको जो है DDC के 19th एडिशन में ये सब डिस्क्राइब किया होगा। फर्स्ट समरी जो है वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 471 पे दिया हुआ, सेकंड समरी वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 472 पे दिया गया और थर्ड समरी वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 473 से 482 के बीच में दिए गए। हम लोग पहले भी देख चुके हैं जो 10 मेन क्लासेस हैं DDC के, वो कौन सी हैं। 000 यानी जनरलिया, जिस, ठीक है, 100 यानी फिलोसफी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन, 200 यानी रिलीजन, 300 सोशल साइंसेज, 400 लैंग्वेज, 500 प्योर साइंसेज, 600 टेक्नोलॉजी अप्लाइड साइंसेज, 700 आर्ट्स, 800 लिटरेचर और 900 जनरल ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री एंड देयर एक्सिलरीज। ठीक है, जो 10 मेन क्लास का अरेंजमेंट है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ये बस एक सोशल कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता था और टाइम टू टाइम पे वेरी करता चला गया। ठीक है, और ये क्लासिफिकेशन जो है अमेरिकन आइडियोलॉजी है, इसे मेलविल डेवे ने क्लासिफाई किया था। तो वहाँ पे जो उस टाइम जो कॉन्सेप्ट चलते थे उसको इन्होंने ध्यान में रख करके इसको क्लासिफाई किया इसका। ठीक है, और इन्होंने जो प्रिंसिपल लिया था क्लासिफिकेशन का, एक फिलोसफर थे डब्ल्यू टी हैरिस के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए इन्होंने इसको क्लासिफाई किया था। ठीक है, तो जो सेकंड समरी है उसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। ये आपको दे रखा है जनरेटिव्स में। जैसे मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। बिब्लियोग्राफी है 10, 010, 12, 020, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज है
ये जरूर याद कर लीजिए, कई बार पूछ देता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कि लाइब्रेरी के लिए क्या क्लास नंबर है। ठीक है, न्यूज़पेपर जर्नलिज्म के लिए भी यूज़ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो लाइब्रेरी साइंस में कवर करता है। वैकेंट वाले पोजीशंस भी थोड़ा याद कर लीजिएगा। मैं तो यही कहूँगा कि जो 100 मेन क्लासेस हैं आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे ही ये लिटरेचर के सब क्लासेज हैं, रिलीजन के सब क्लासेज हैं, आप इस चार्ट को प्लीज़ याद कर लीजिएगा ताकि आपको क्लासिफिकेशन समरी करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड मेन समरी है। तो थर्ड समरी जो है 100 सेक्शन का, इसको एक्सप्लेन करता है कि कैसे हम प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले थर्ड समरी पाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट समरी करेंगे, फिर सेकंड समरी, फिर थर्ड समरी, क्योंकि ये उनका सब पार्ट है। ठीक है, ये अंदर के पार्ट्स हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जैसे इकोनॉमिक्स का एग्जांपल ले लिया। इकोनॉमिक्स क्या है, 300 में सोशल साइंसेज का सब हेडिंग है। सोशल साइंसेज में 330 इकोनॉमिक्स है। 330 में इकोनॉमिक्स को फिर हमने 10 क्लासेज में डिवाइड कर दिया है, और इनके फिर अंदर सब क्लासेज हो जाते हैं। जैसे 331 लेबर इकोनॉमिक्स हो गया, 332 फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स हो गया, लैंड इकोनॉमिक्स हो गया, कोऑपरेटिव्स हो गया, सोशलिज्म हो गया। तो सब इकोनॉमिक्स के क्लासिफिकेशन हैं। ठीक है, वैसे ही मल्टी लेवल समरीज भी इसमें होता है। ठीक है, क्योंकि एक क्लासिफाई कर दिया आपने क्लास को, उसके बाद फिर ये उसके सब क्लासेस में क्लास, जैसे ये फार्माकोलॉजी एंड थ्योरोपैटिक्स है, 615 फार्माकोलॉजी एंड थ्योरोपैटिक्स है। इसमें क्या है, 615.8 ड्रग्स है, 0.2 और इनऑर्गेनिक ड्रग्स है, ऑर्गेनिक ड्रग्स है, फिर प्रैक्टिकल फार्मेसी है, फिर थेरोपैटिक्स है। इसके फिर वेरियस एक्सपेक्ट्स को इसमें कंसीडर किया जाता है और उसको फिर उस लेवल पे क्लासीफाई किया जाता है। फिर आपने देखा 5.7 फार्माकोडोमिक्स को भी आगे उन्होंने क्लासीफाई किया है। 7.1 में ड्रग्स अफेक्टिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ड्रग्स अफेक्टिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस तरह से आगे इसको क्लासीफाई करते चले गए हैं। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा। ऊपर जो मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगा आपसे भी, जो क्लास डिवीजन की गई हैं 100 समरीज की, वो आप जरूर याद कर लीजिएगा ताकि आपको क्लासिफिकेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो स्टेप्स इन क्लासीफाइंग डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट क्लासीफाइंग में कौन कौन से स्टेप्स हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं कि क्लासीफाइंग जो है एक आर्ट और साइंस दोनों है। ठीक है, क्लासीफायर इज मैच मेकर। जो क्लासीफायर जो क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को करता है वो मैच मेकर है। मैच मेकर मीन्स वो क्लासेस को, जो डीडीसी हैं सब्जेक्ट्स को, और डीडीसी को जो नंबर से उसे स्पेसिफिकली मैच करता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं इसको परफॉर्म करनी पड़ती हैं। क्लासीफाई किए जाने डॉक्यूमेंट्स के सब्जेक्ट्स को उसको आइडेंटिफाई करना होता है सबसे पहले, और फिर सब्जेक्ट्स को शेड्यूल और टेबल के लिए अप्रोप्रिएट नोटेशंस देनी पड़ती है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जो है वो ज्ञान का अवतार है, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है। हम शुरू से इसको पढ़ते आए हैं, और ये क्लासिफिकेशन करके उस जो है हम उसको उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। और इस विशेष बात पे हमें ध्यान देना चाहिए कि बुक्स को क्लास और सब्जेक्ट मैटर के कंटेंट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किए जाते हैं, ना कि उसके फिजिकल कंटेंट के ऊपर। क्लासिफिकेशन को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो बुक्स को हमेशा क्लास नंबर और उसके सब्जेक्ट मैटर के कंटेंट के अकॉर्डिंग ही हमें अरेंज करना है, ना कि उसके फिजिकल अपीयरेंसेस पे। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि कई बार बुक्स जो होती हैं उनका नाम कुछ और सजेस्ट करता है, और उनका टेबल ऑफ कंटेंट अंदर क्या होता है वो पढ़ने के बाद पता लगता है। इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि जैसे ट्रेन टू पाकिस्तान है। क्या है ये, एक बुक है जिसको हम ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने लिखा था, और ये
पार्टीशन के ऊपर बुक है। जनरली हम लोग उसको क्या लिखेंगे, ट्रेन टू पाकिस्तान पढ़ेंगे तो नाम से क्या है कि ये ट्रेवल के लिए बुक्स हो सकती है, किसी ट्रेन के बारे में डिटेल हो सकता है, लेकिन नेम स्पेसिफाई करता है। लेकिन जब इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स को पढ़ेंगे अंदर क्या दिया हुआ, तो हमें जो डिवीज़न के बाद जो चीज़ें हुई थी इंडिया में उसके बारे में डिस्कस किया गया है। वैसे ही जैसे अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है, इसको भी देखेंगे तो ये जो है टाइटल तो इसको इकोनॉमिक्स सजेस्ट करता है क्योंकि नाम ही अर्थशास्त्र है, लेकिन जब इसको अंदर देखेंगे तो क्या है, सोशल इश्यूज को डिस्कस किया गया है। थोड़ा कैसे राजा को वो प्रजा चलानी चाहिए, कैसे ये सब किया गया। तो यही है कि क्लासिफिकेशन एक मेंटल वर्क है और इसे करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत होती है। एक नौसिखिया आदमी को हम लोग क्लासीफायर नहीं बना सकते, जिसको अच्छी नॉलेज हो, परिपक्व हो, ज्ञान का नॉलेज हो, सब्जेक्ट्स क्लासिफिकेशंस के बारे में पता हो। डीडीसी का नॉलेज पढ़ लेने से नहीं आता है, एक्सपीरियंसेस भी होने के, टॉपिक्स कुछ कहता है और कंटेंट कुछ कहता है, तो उसमें उसको समन्वय बनाने की स्थिति आनी चाहिए ताकि वो अच्छे से क्लासिफिकेशन कर सके। और इस में आप देखते हैं प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ अ बुक। तो सब कैसे करा था, फर्स्ट ऑफ ऑल द रीड द टाइटल, मोस्ट ऑफ द टाइटल इन एक्सप्लेन द स्ट्रेट फॉरवर्ड आर इंडिकेटिव टू द सब्जेक्ट कंटेंट, ह्यूमन autonomy, cost accountancy, history of Mughal India, and titles clearly indicative the subjects of the book. Some titles are fanciful, symbolic, and content of the subject is not clear, as such as title Asian Drama, City of Joy, I Dare, Green Wisdom by Arthur Gellstone। देखो सिंपल सी बात है कि जो सब जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि जो बुक होता है उसका टाइटल क्लियरली बताता है कि क्या कहना चाहता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या दिया, ह्यूमन एनाटॉमी जो ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करता है, कॉस्ट अकाउंटेंट के बारे में बात करता है, हिस्ट्री ऑफ मुगल इंडिया के हिस्ट्री की बात करता है, और किस पीरियड की बात करता है, मुगल पीरियड के बारे में बात करता है। लेकिन कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो फैंसी होते हैं जिसके बारे में टाइटल पढ़ के नहीं डिटरमाइन कर सकते। जैसे एशियन ड्रामा है, एशियन ड्रामा में अगर हम देखें तो एशियन ड्रामा में पाकिस्तान का भी ड्रामा, हिंदुस्तान का भी ड्रामा सीरीज आ सकता है, चाइना के भी आ सकता है, इसने स्पेसिफाई नहीं किया है। अब वहीं एशियन ड्रामा के साथ डॉट लगा करके इंडिया लिख देता है तो स्पेसिफाई होता है कि ये इंडिया के ड्रामेटिक वर्क को रिप्रेजेंट करे। सिटी ऑफ जॉय, जनरली क्या हो तो कोई भी सिटी है उसको जॉय के लिए कंसिडर कर सकते, लेकिन जनरली अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सिटी ऑफ जॉय किसको बोलते हैं, कैलकाटा को बोलते हैं। तो ऐसे ये सब चीज़ें हैं, आपको ध्यान देनी पड़ेंगी क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में आप उसकी चीज़ों को जज नहीं कर पाते हैं कि नाम क्या कहना चाहता है। जैसे आई डेयर है, आई डेयर किरण बेदी की पुस्तक है। किरण बेदी जो फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर थे, उन्होंने जो अपने बोल्ड डिसीजंस लेकर उसके ऊपर ये पुस्तक लिखी है, आई डेयर। ठीक है, तो कुछ सोर्सेज हैं जिससे सब्जेक्ट डिफाइन किया जा सकता है बुक का, ब्लर, लेटरिंग या विज्ञापन। बुक के टाइटल के आगे कई बार छोटे से नाम लिख देते हैं, इंडिया लिख दिया, एक बुक है इंडिया 2020, जैसे लिख दिया इंडिया और 2020, तो क्या है, इससे सीधे क्लियर हो रहा है कि 2020 में इंडिया का क्या सब्जेक्ट था, क्या व्यू पॉइंट्स थे, वो हो गया। ठीक है, या लिख दिया इंडिया ब्रैकेट में आफ्टर मोदी, लिख दिया मोदी के बारे में, तो क्या हो गया, अब ये बता रहा है कि जो इंडिया है उसका हम किस पोर्शन को स्टडी कर रहे हैं, जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, या एक बहुत कॉमन बुक है इंडिया आफ्टर नेहरू। ठीक है, तो इसमें हम लोग इंडिया क्या डिस्कस करें, इंडिया जो नेहरू जी के बाद में क्या चीज़ है उसके बारे में ये कहता है। तो ब्लर्ब का मतलब क्या होता है, विज्ञापन। ये टाइटल के आगे डिटेल्स दी हुई होती है, काफ़ी छोटी होती है, बिल्कुल तो स्टार्टिंग में ही दी जाती है, और ये काफ़ी चीज़ों को क्लियर कर देती है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में। उसके बाद प्रीफेस या फोरेवर्ड, जिसे प्रस्तावना भी बोलते हैं, ये भी एक बुक में दी गई होती है, हर बुक में होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है
क्लासिफिकेशन करने में, जब हम बुक के नाम से उसके क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं पता लगा सकते, नेचर के बारे में या ब्लर्ब से नहीं पता कर सकते, तो हम कहाँ जाएंगे, प्रीफेस को देखेंगे। ठीक है, ये प्रीफेस होता है, इसमें उसके बारे में डिटेल्स दी जाती हैं जिससे क्लासिफिकेशन के बारे में हमें पता लगता है। तो हर एक क्लासीफायर को प्रीफेस जरूर पढ़ना चाहिए ताकि एग्जैक्ट टाइटल पता लग सके। ठीक है, उसके बाद है अदर पार्ट्स ऑफ द बुक। अदर पार्ट्स ऑफ बुक में आता है जब हम ब्लर्ब और प्रीफेस से डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे तो अदर पार्ट्स ऑफ द बुक आता है, क्लासिफिकेशन को आइडेंटिफाई करने में, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये टेबल ऑफ कंटेंट हो सकता है, जैसे इंडेक्स वगैरह दिया होता है वो हो गया, या बुक के पीछे पब्लिशर्स रिव्यू होता है, या इंट्रोडक्शन होता है। ये सब क्या होता है, अदर पार्ट ऑफ द बुक्स आते हैं जो हमें क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है। तो नेचर एंड सोर्स, नेम द सोर्स ऑफ डिटरमाइन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ बुक क्लासिफिकेशन एंड द पर्पस। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो यही है, ब्लर्ब, प्रीफेस, अदर पार्ट्स ऑफ द बुक्स, इसको आप डिटेल में लिख सकते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो क्वेश्चन दिए हैं इसका प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इसी से क्वेश्चन आते हैं आपके इंटरनल और यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम में। तो सब्जेक्ट एनालिसिस क्या करता है कि बुक का सब्जेक्ट अगर डिटरमाइन हो गया हो तो हम एनालिसिस करेंगे कि क्या क्लासिफिकेशन वो हेल्प करता है कि नहीं। यदि बुक एनालिसिस हमें बुक का प्रॉपर व्यू पॉइंट प्रेजेंट करता है और इंटरनल के बारे में बताता है, ठीक है, तो हम उसको क्लासिफिकेशन के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे कि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को कई सब्जेक्ट व्यू पॉइंट हो सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स हो सकता है, डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स होता है, जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स होता है, लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स होता है। अगर टाइटल कॉम्प्लेक्स हो तो हम मेन टाइटल और सब टाइटल में क्लासीफाई करेंगे, क्योंकि कई बार टाइटल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तो हम उसको क्लासीफाई करेंगे ईजिली वे में, ताकि हम उसको प्रेजेंटेशन को आसान कर पाएँ और उसको ईजिली नंबर्स असाइन कर पाएँ। नॉलेज ऑफ द डीडीसी, किसी भी सब्जेक्ट के नोटेशन असाइन करने से पहले हमें डीडीसी की स्ट्रक्चर के बारे में और टेबल के बारे में पता होना चाहिए, तभी जा कर के हम प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। और हायरार्किकल अरेंजमेंट्स के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, और तभी जा कर के इसको हम क्लासीफाई करें। नॉलेज जो है कभी परफेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन हमें प्रैक्टिस, रीडिंग और एक्सपीरियंस से ही हमें काफ़ी क्लोज ले सकता है परफेक्ट के। ठीक है, तो क्लासीफायर और जो मैच मेकर होता है वो किसी भी स्पेसिफिक बुक के सब्जेक्ट को अप्रोप्रिएट नंबर से मैच करता है, और क्लासीफायर को डीडीसी के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, कैसे देखना है करंट टॉपिक्स के बारे में, उसके लिए अपडेट होनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि कोई डीडीसी है 19th एडिशन से हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और आज 24th वॉल्यूम चल रहा है, 24th एडिशन चल रहा है, तो कई बार क्या होता है कई क्लासेस को चेंज कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। तो हम ओल्ड मेथड से अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है कि मान लीजिए मैं क्लासिफिकेशन करके गया 19th एडिशन से और कोई आया क्लासिफिकेशन करने वाला बंदा हमारे जगह पे, उसने 24th या 23rd से क्लासीफाई किया, तो सारी क्लासिफिकेशन पैटर्न बिगड़ जाएंगे। तो इसलिए हमें स्पेसिफिक पैटर्न्स को फॉलो करना पड़ेगा और उसको जो लेटेस्ट चेंज हो रही हैं उसको बारे में अपडेट रखना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप्स इन द प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में जो है कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं उसके बारे में हमको देखना है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, रंगनाथन ने कुछ सर्टेन स्टेप्स बनाए थे क्लासिफिकेशन के लिए जो कॉलम क्लासिफिकेशन में यूज़ हुआ था, लेकिन हम उसे डीडीसी में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है रॉ टाइटल। रॉ टाइटल क्या होता है, उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है,
It is a title given on the such document. Example: atomic weight and गोल्ड और शेक्सपियर, वेट ऑफ द गोल्ड और शेक्सपियर, कुछ टाइटल्स होते हैं जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट होता है, टाइटल गिवन होता है, उसके बारे में ये बात करता है। उसके बाद होता है एक्सप्रेसिव टाइटल। रॉ टाइटल के अंदर ही आता है एक्सप्रेसिव टाइटल। ये क्या कहता है, अगर ज़रूरी हो तो सब्जेक्ट को एक्सप्रेसिव बनाने के लिए टाइटल में कोई शब्द या वाक्य जोड़ देंगे। कई बार क्या होता है कि टाइटल से कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो हम उसमें क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स या शब्द जोड़ देते हैं ताकि उसका मतलब वो एक्सप्रेसिव बना देता है, और कोई छिपा हुआ भाव हो तो उसको प्रकट कर देता है, तो ये हेल्पफुल करता है। जैसे एटॉमिक वेट ऑफ गोल्ड लिख दिया तो इससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा किस चीज़ गोल्ड का, तो अगर सब्जेक्ट लगा देंगे तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि वो किस रिगार्ड्स में बात करता है। अगर एटॉमिक वेट ऑफ गोल्ड है तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, गोल्ड के बारे में बात कर, लेकिन मतलब किस सब्जेक्ट में क्लासीफाई करेंगे ये हमें क्लियर नहीं हो पाता है। अगर केमिस्ट्री फिजिक्स लगा देंगे तो हमें क्लियर है कि केमिस्ट्री में ही जाएगा, तो क्लासिफिकेशन करने में आसानी हो जाएगी। अब ऐसे ही है, कहीं लिख के छोड़ दिया विलियम शेक्सपियर, ठीक है, तो उससे हमें क्लियर नहीं होगा क्या कहना चाह रहा है, लेकिन विलियम शेक्सपियर एन एलिजाबेथियन इंग्लिश ड्रामेटिक, तो क्या कर रहा है, शेक्सपियर के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहा है, उनके इंग्लिश ड्रामा के पीरियड के बाद में, किस एलिजाबेथियन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट मतलब, और उसके बाद बायोग्राफी लगा दिया। तो बायोग्राफी से मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी है, इसने क्लासीफाई कर दिया बायोग्राफी के बारे में, ठीक है। उसके बाद कार्नल टाइटल, अगर कोई एंसिलरी या सुपरफ्लुइस वर्ड होता है तो उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, ताकि उस चीज़ के बारे में स्पेसिफिकली क्लियरली हो सके, ठीक है। जैसे कई बार चीज़ें दे देते हैं कि वर्ड्स को भाव को बढ़ाने, जैसे सुपरफ्लुइस बढ़ा चाह करके बात की जाती है, तो दे देता है एटॉमिक वेट हो गया, एटॉमिक हो गया, वेट हो गया, गोल्ड हो गया, केमिस्ट्री, ये सब कुछ सेंस में कई बार, हर बार नहीं कहता मैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये बातों को बढ़ा चढ़ा के कहती हैं, यूजलेस होती है उस कॉन्टेक्स्ट में, तो इनको हटा दिया जाएगा ताकि हम प्रॉपरली उसको क्लासिफिकेशन में हेल्प कर पाए। उसके बाद एनालाइज टाइटल। एनालाइज टाइटल क्या होता है, एनालाइज टाइटल में हम कार्नेल टाइटल के साथ एनालाइज्ड या फेसेड को ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री डिवीज़न में गोल्ड है, उसे एक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाल दिया, केमिस्ट्री डिवीज़न है, गोल्ड है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, एटॉमिक वेट है, फिजिकल केमिस्ट्री में है, तो ये सब उसके बेसिक्स के बारे में क्लासीफाई कर रही हैं और एक एनालाइज्ड व्यू दे रही है हमें कि वो किस चीज़ में बात कर रहा है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म टाइटल। ट्रांसफॉर्म टाइटल क्या कहता है, अगर कार्नेल टाइटल को अरेंज करेंगे तो ट्रांसफॉर्म टाइटल बनेगा। अगर ये जो कार्नेल टाइटल है इसको हम लोग अरेंज कर देंगे तो ये ट्रांसफॉर्म टाइटल बन जाएगा, ठीक है। स्टेप्स 5, टाइटल इन द स्टैंडर्ड टर्म्स। टाइटल इन द स्टैंडर्ड टर्म्स में क्या कहता है कि अगर ट्रांसफॉर्म टाइटल को टर्मिनोलॉजी के साथ टाइटल और शेड्यूल में अंतर है तो ऑथर के टर्मिनोलॉजी को शेड्यूल के टर्मिनोलॉजी से रिप्लेस कर दिया जाए। मतलब कह रहा है कि अगर कोई टाइटल ट्रांसफॉर्म्ड है और टाइटल ऑथर के दिए गए टाइटल में और शेड्यूल के टाइटल में डिफरेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो शेड्यूल का टाइटल है उसको रिप्लेस कर देंगे ऑथर के टाइटल से, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया प्ले, प्ले की जगह हम क्या कर देंगे, ड्रामा कर देंगे, क्योंकि डीडीसी के वॉल्यूम 1 में टेबल 3 में जो है प्ले नहीं लिखा गया है, ड्रामा को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, तो ड्रामा लिख देंगे। वैसे ही स्टेप 6 है फेसेट टाइटल इधर फेसेट नंबर। स्टैंडर्डाइज टाइटल टर्म को नंबर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें उसके बारे में नंबर है, जैसे केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 6 है, गोल्ड 656 है, थ्योरेटिकल फिजिक्स केमिस्ट्री 4 है, एटॉमिक वेट क्या है 42 है। तो द नंबर इज पुटिंग द कस्टमरी डॉट आफ्टर द 3 डिजिट्स एंड द नंबर इज, तो कोई टाइटल दिया उसके 3 डिजिट के बाद बनाते हैं तो कैसे बनेगा देखो,
केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या करेंगे, 54, 6 गोल्ड का जो करेंगे, 656 गोल्ड के लिए हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए 4 हो गया और एटॉमिक वेट के लिए 2 हो गया। तो इसके लिए क्लासिफिकेशन कर देंगे। उसके बाद 7th जो कहता है क्लास नंबर 3 डिजिट के बाद डॉट जरूर लगाना चाहिए। जो हम क्लास नंबर बनाते हैं तो 3 डिजिट के बाद डॉट जरूर लगाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो एक दिक्कत कर जाएगा इतने बड़े नंबर्स को रिमेंबर करने में, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद 8th क्या कहता है, वेरिफिकेशन। इसको रिलेटिव इंडेक्स से हम पॉसिबल है तो वेरीफाई भी कर लेंगे कि हमने जो पूरी वर्किंग की है ओके है या नहीं है, ठीक है। तो एक बार समरी को रिवाइज कर लेते हैं। जो डीडीसी क्लासिफिकेशन है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है और ये बेस कुछ सर्टेन नॉलेज के प्रिंसिपल पर, डिसिप्लिन पे बेस्ड है और फॉलो करता है। ये हायरार्की को फॉलो करता है। इसमें 3 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 में जो समरीज दी हैं 3 समरीज वॉल्यूम 1 में दी गई हैं, 10 मेन क्लासेस, ठीक है। उसके बाद फिर शेड्यूल 2 वॉल्यूम 2 में दिया गया है। जो 7 टेबल्स हैं वॉल्यूम में दिए गए हैं, उनकी अपनी समरी है। उसके बाद मेन क्लास के 100, हर मेन क्लास के 10 सब डिविजन्स हैं, ठीक है, और हर सब डिविजन्स के फिर 10 सब डिविजन्स हैं। तो टोटल जो नंबरिंग सिस्टम है डीडीसी में 001 से 999 तक है, यानी पूरे 1000 क्लासेस हैं, ठीक है। क्लासीफाई करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं उसके बारे में देखना है। इंडेक्सिंग के बारे में होनी चाहिए, डीडीसी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और जो अभी हमने डिस्कस किया है स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे एस आर रंगनाथन जी ने दिया है, जैसे एक्सप्रेसिव टाइटल, कार्डिनल टाइटल, एनालाइज टाइटल, ट्रांसफॉर्म टाइटल, इसके बारे में भी हमें प्रॉपर नॉलेज होगी, तभी हम जा करके क्लासीफाई कर पाएंगे, ठीक है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स भी आपको आंसर लिखने में हेल्प करते हैं। ब्लॉग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मतलब बुक का इनसाइड प्रिंटेड होता है, टाइटल के बाद में लिखा होता है या अंदर लिखा होता है, या आपको उसके बारे में बताता है कि क्या चीज़ है। डिविजन्स, ये ईच क्लास ऑफ द सेकेंड समरी के जितने क्लास उसको डिवीजन बोलते हैं, 100 डिविजन्स हैं, ठीक है। मेन क्लास डीडीसी के यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को 10 क्लासेस में डिवाइड किया गया, ठीक है। सेक्शन थर्ड समरीज में होते हैं, 1000 सेक्शन है टोटल डीडीसी में। स्पेसिफिक सब्जेक्ट, किसी डॉक्यूमेंट का स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में एग्जैक्ट लेंथ, डिटेल और मेजर्स और डेफिनेशंस के बारे में बताता है। स्टेप्स इन प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, जो भी हमने 8 स्टेप्स पढ़े हैं पीछे, जो एस आर रंगनाथन जी ने दिए हैं उसके बारे में किया गया, इसको रिवाइज कर लीजिए। सब्जेक्ट एनालिसिस हमें हेल्प करता है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, मेन क्लास, फ्रेशर्स और सब डिविजन्स के डिवीजन के बारे में, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव इंडेक्स एंड इट्स यूजेस, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे सपोर्ट मिलेगा और कुछ दिक्कत होगा तो बताइएगा, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा।